देखिए पांचों हेड को जब हम ऐड कर लेते हैं इनकम्स को, तो उसके बाद में सेट ऑफ और क्लबिंग के बाद में हमें डिडक्शंस मिलती हैं। और डिडक्शंस होती हैं सेक्शन 80C से 80U तक, और ये मिलती है हमें ग्रॉस टोटल इनकम से। और ग्रॉस टोटल इनकम होती है हमारी वही जो मैंने बताया आपको, 5 हेड्स की इनकम ऐड करके क्लबिंग सेट ऑफ के बाद जो हमारा आता है उसे ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। उसमें से हम सेक्शन 80C से 80U तक की डिडक्शंस लेस करते हैं। चैप्टर 6A बोलते हैं इसको। और इस चैप्टर में जो डिडक्शंस हैं वो ग्रॉस टोटल इनकम से मिलती हैं, लेकिन डिडक्शन केवल नॉर्मल इनकम से आपको मिलेंगी। तो कुछ बातों का आपको डिडक्शन देते हुए ध्यान रखना है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 में जो हमें मिलता है उस पर टैक्स रेट काफी कम होता है। नॉर्मल टैक्स रेट होता है हमारा 30% तक जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमारा जो टैक्स रेट होता है वो केवल 20% होता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, केवल इस पर डिडक्शन नहीं देते हैं। आपको 80C से 80U में इस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैजुअल इनकम पर डिडक्शन नहीं मिलता है, याद रखिएगा। कैजुअल इनकम पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कैजुअल इनकम पर फ्लैट 30% डिडक्शन है। ये 30% टैक्स रेट होता है, और ये एक ऐसी इनकम होती है जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा शायद मेहनत नहीं करी है। आप बिजनेस करते हैं तो उसमें रेगुलर बेसिस पर आप काम करते हैं। कैजुअल इनकम जो झटके से आपको इनकम हो जाती है, आप लॉटरी जीत जाते हैं, आप शर्त जीत जाते हैं, आपको कहीं पड़े हुए पैसे मिल जाते हैं, आप किसी गेम शो में जीत जाते हैं, लकी होते हैं आप, तो उस सिचुएशन में आपको कोई डिडक्शन इसमें से नहीं मिलती है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपका 111A में टैक्स रेट कम होता है, इस वजह से इस पर भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 112A में भी आपका डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी आपका टैक्स रेट कम होता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड 112A आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगी। 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, और कैजुअल इनकम में से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सैलरी इनकम है 75,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,10,000, कैजुअल इनकम है 35। तो 80C से 80U की जो डिडक्शन हो सकती है मैक्सिमम 75,000 हो सकती है, क्योंकि ना तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से डिडक्शन मिलने वाली है और ना ही आपको कैजुअल इनकम में से डिडक्शन मिलने वाली है। सेक्शन 80AC है जो ये कहता है कि आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी ड्यू डेट से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिडक्शन मिले अंडर द चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग C। तो कुछ ऐसी आपके पास डिडक्शंस हैं जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो 80AC कहता है कि आपको कंपल्सरली फाइल करनी पड़ेगी ITR बिफोर ड्यू डेट, अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग C की डिडक्शन आपको मिल पाए। तो हेडिंग C की डिडक्शन में 80IA, IAB, IAC, IB, IBA, IE, JJA, JJAA, LA, M, P, QQB, RRB, ये सारी डिडक्शंस आती है हेडिंग C में। जो मैंने आपको हाईलाइट कर रखी हैं ये ही आपके कोर्स में हैं अभी इंटरमीडिएट लेवल पर। इसके अलावा सभी फाइनल लेवल पर हैं, अभी आपके लेवल पर नहीं है। तो JJAA एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ न्यू एम्प्लॉयज बाय द कंपनीज, ये भी थ्योरेटिकली आपसे सीधा पूछा जा सकता है। अदरवाइज असेसमेंट कंपनी का आपके कोर्स में नहीं है, तो 80 JJAA सीधा सीधा क्वेश्चन में तो आपके आ नहीं सकता है। अगर सीधा इसी पर क्वेश्चन आया डिडक्शन 80 JJAA को आप बताइए तो ही आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि असेसमेंट इंडिविजुअल का आपको आएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म वगैरह आएगा, HUF आएगा, लेकिन कंपनी तो है ही नहीं दूर दूर तक। अब ले देखिए QQB और RRB ही बचता है रॉयल्टी इनकम वाला।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको रॉयल्टी इनकम से रिलेटेड डिडक्शन तभी देनी है जब आईटीआर फाइल हो गई हो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो टाइम लिमिट बता रखा है उसके अंदर अंदर। तो आपको इन सेक्शन पे डिडक्शन नहीं मिल पाएगी अगर आईटीआर आपने लेट फाइल करी। और लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम का क्या मतलब है, 80B में लिखा हुआ है। हमने बात करी 5 हेड की इनकम को हम ऐड करेंगे, उसके बाद क्लबिंग करेंगे, उसके बाद सेट ऑफ करेंगे लॉसेस, अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। आपको कभी भी डबल बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई डिडक्शन मिल रही है तो बाकी किसी और सेक्शन में उसी वैल्यू पर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो कई बार सेक्शन 10 में भी कुछ एग्जम्पशंस होती हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने सेक्शन 10 में कोई एग्जम्पशन क्लेम करी है तो उसकी डिडक्शन आपको 80C में इस चैप्टर में 6A में नहीं मिलेगी। तो यहाँ लिखा है जैसे किसी पर्सन ने 10AA में कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया तो उसको 80C से 80U किसी भी सेक्शन में क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। और एक और बात, आपको डिडक्शन क्लेम करनी पड़ेगी। अगर आपने डिडक्शन क्लेम नहीं करी तो आपको बाय डिफॉल्ट डिडक्शन अलाउ नहीं करी जाएगी। तो आपको डिडक्शन मांगनी पड़ेगी, डिडक्शन क्लेम करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 80C, जो आपके लिए कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या, हर एक के लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये डिडक्शन आपको मिलती है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ सेविंग्स करते हैं, तो डिडक्शन मिलेगी आपको। अगर आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ है तभी मिलेगी। और आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए की मिलेगी। 1,50,000 रुपए से ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। और कहां पर कौन सी अमाउंट पर पैसा इन्वेस्ट करने पे मिलेगी, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू में पैसा इन्वेस्ट करने पर, पोस्ट ऑफिस स्कीम में आप पैसा जमा कराते हैं 10 से 15 साल का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा सकते हैं, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड अगर रिकॉग्नाइज है, स्टेचुरी है, अप्रूव्ड है, तो भी उस पर आपको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। और अगर फंड अनरिकॉग्नाइज नहीं है तो भी आपको डिडक्शन मिलती है। यूलिप होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, उस पर भी आपको डिडक्शन मिलती है। आप इंश्योरेंस स्कीम खरीदते हैं और उस इंश्योरेंस स्कीम में जो पैसा आपने लगाया है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, तो उसकी भी अमाउंट की डिडक्शन आपको मिलती है। सीधा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं आप तो भी या यूटीआई के बॉन्ड्स यूनिट्स खरीदते हैं तो उसमें भी आपकी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जो होते हैं उस पर आपको डिडक्शन मिल जाती है। नेशनल हाउसिंग बैंक का टर्म डिपॉजिट है, उसमें आप पैसा लगाइए, आपको डिडक्शन मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की आप पेमेंट करिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की डिडक्शन असेसी अपनी लाइफ के लिए खुद कर सकता है। स्पाउस की लाइफ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम देगा तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। चिल्ड्रन के लिए पेमेंट करेगा तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। एचयूएफ अगर फैमिली मेंबर के लिए पेमेंट करेगा तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी। 80C में जो डिडक्शन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम से रिलेटेड और एजम्पशन है सेक्शन 1010D से रिलेटेड, इसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं। अगर पॉलिसी 14/2003 से पुरानी है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो 80C में डिडक्शन मिल सकती है वो ज्यादा से ज्यादा 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिल सकती है। इसका मतलब अगर आपका जो पॉलिसी है वो 10,000 रुपए की पॉलिसी है, अगर आपकी पॉलिसी प्रीमियम 10,000 का है तो उसका 20%
2000 तक का ही पॉलिसी सम एश्योर्ड, अगर सम एश्योर्ड मतलब सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि पॉलिसी कितनी अमाउंट की है, इन केस ऑफ डेथ कितना पैसा एसएससी को मिलेगा। तो अगर पॉलिसी 10,000 की है तो उसका 20% 2000 से ज्यादा आपको प्रीमियम की डिडक्शन 80C में नहीं मिलेगी। सपोज आपने जो प्रीमियम दिया वो आपने 5000 दिया, तो 2000 ये माना जाएगा कि आपने प्रीमियम दिया है, क्योंकि 20% से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डेट ध्यान रखिए, क्योंकि डेट के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत कुछ होने वाला है। इसके अलावा रिटायरमेंट या डेथ पर जब भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलेगा तो वो 100% एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा अगर पॉलिसी 1/4/2003 से पहले की। अब हम बात करते हैं पॉलिसी 1/4/2003 या उसके बाद की है, लेकिन 31 मार्च 2012 तक की है। तो अगर इस दौरान पॉलिसी इशू की गई है तो अगेन यहां तो सेम है, मैक्सिमम 20% अलाउ होगा सम एश्योर्ड का, लेकिन कुछ बात नई क्या आई, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D से रिलेटेड नई बात आई। क्या? एनी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस इज एग्जेम्प्ट। जैसे पहले एग्जेम्प्ट था वैसे ही अब एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहां पर एक परेशानी आ गई, प्रॉब्लम आ गई। लिखा है कि अगर किसी भी साल आपने प्रीमियम दिया है और वो 20% से ज्यादा था तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उस साल नहीं, टोटल एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपको याद रखना है कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम 20% से ज्यादा ना हो, अगर 20% से ज्यादा हो गया तो आपको एट द टाइम ऑफ जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस समय आपके लिए पूरा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर पॉलिसी 1/4/2012 या उसके बाद में इशू की गई है तो ये अमाउंट कम होकर के केवल 10% ही रह गई है। जब ये पैसा मिलेगा तो फ्री होगा, लेकिन अगर किसी साल आपने प्रीमियम दिया है सम एश्योर्ड से 10% से ज्यादा, तो प्रीमियम देने की सिचुएशन में किसी भी साल दिया हो, आपका जो टोटल पैसा है वो टैक्सेबल हो जाए। तो ये थोड़ी मुसीबत है, आपको ध्यान रखना है कि 1/4/2012 के बाद में 10% से ज्यादा प्रीमियम ना हो। अब लिमिट जो है ये 10% वाली बढ़ाकर 15% कर दी गई उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो दिव्यांग है, जिनको 80U या 80DD में डिडक्शन मिलती है, तो उनके लिए ये लिमिट 15% की गई 10% की जगह, लेकिन एक साल बाद, मतलब 1/4/2013 या उसके बाद। तो याद रखिए सबके लिए नॉर्मली ये डेट 1/4/2012 है, लेकिन 15% अगर हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए ये लिमिट 1/4/2013 है। Any sum received on death of the person would not be included in the total income, और इवन 10, 15, 20% वाला केस जो है कि उससे ज्यादा प्रीमियम हो तो वो टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन डेथ के केस में नहीं होगा। ये इसका मतलब ये है ऑन मैच्योरिटी, नॉट एट द टाइम ऑफ डेथ। डेथ के केस में ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी, ये केवल मैच्योरिटी के केस में टैक्सेबल होंगी, वो भी तब जब प्रीमियम 20% से ज्यादा, 10% से ज्यादा या 15% से ज्यादा होगा। यहां लिखा है कि असेसी, स्पाउस और चिल्ड्रन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। तो यहां लिखा है, क्लैरिफाई किया है कि चिल्ड्रन चाहे मेजर हो, माइनर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंडेंट हो, सभी आ जाएंगे। चिल्ड्रन में कोई कंडीशन नहीं है।
Additional condition in respect of unit linked insurance policies issued on or after 1/2/2021. तो यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन अलग हुई और डेट भी ध्यान रखिए 1 Feb 2021। इसका मतलब बजट के दिन से ही ये एप्लीकेबल हो गया। क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू डिटर द प्रैक्टिस ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फ्रॉम क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D बाय इन्वेस्टिंग इन यूलिप्स विद ह्यूज प्रीमियम, additional condition has been included in ULIPs issued on or after 1/2/2021। तो इन्होंने कहा कि हम आपको जो assumption देते हैं कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सारा का सारा फ्री हो जाता है, तो उसमें कुछ कंडीशन डाली गई हैं। इसमें लिखा है कि आपको अगर आपका प्रीमियम, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल exceed 2,50,000 for any of the previous year during the term of such ULIP, अगर किसी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास तो खूब पैसा है, तो वो आपके लिए एग्जाम नहीं होगा जब मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। Moreover, in case where premium is payable by a person for more than one ULIP, exemption would not be available where the aggregate of amount exceed 2,50,000। तो ये कह रखा है कि अगर 2,50,000 रुपए से ज्यादा की एक पॉलिसी नहीं है, सारी पॉलिसी को मिला लो, अगर वो 2,50,000 से ज्यादा एक साल की हुई लेकिन पॉलिसी इशू की गई हो 1/2/21 या उसके बाद, तो पुरानी पॉलिसी पर एप्लीकेबल नहीं है, नई पॉलिसी पर एप्लीकेबल है। However, in case at the time of death it will be exempt। तो याद रखिए कि डेथ के समय कभी भी टैक्सेबल नहीं है, चाहे 2.5 लाख से ज्यादा हो प्रीमियम तब भी। तो यहां पर एग्जाम्पशन के एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी बातें आपको समझा रखी। एजुकेशन एक्सपेंसेस, बच्चों का स्कूल फीस, कॉलेज फीस, यूनिवर्सिटी फीस पर डिडक्शन मिलेगी। कंडीशन क्या है कि 2 बच्चों से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी और होल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, मतलब पार्ट टाइम नहीं। जैसे आप सीए कर रहे हैं तो इसके लिए जो आप पेमेंट कर रहे हैं सीए इंस्टीट्यूट को या हमारे जैसे कोचिंग सेंटर को, तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। लोन लिया है घर के लिए और उस पर आप इंटरेस्ट देते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24B में मिल जाती है, लेकिन लोन की रीपेमेंट करने पर डिडक्शन 80C में मिलती है। तो अगर आपका लोन है, रीपेमेंट हुआ है इस साल, प्रिंसिपल अमाउंट 1,40,000 और इंटरेस्ट 25,000, तो जो इंटरेस्ट है वो आपका 24B में अलाउ हो जाएगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 80C में अलाउ हो जाएगी, प्रोवाइडेड नया घर जो आपने कोई भी खरीदा जिस पर आप लोन लिया है 5 साल से पहले उस घर को आप ना बेचें। इन्वेस्टमेंट, अगर आप कुछ ऐसे स्पेशल इक्विटी शेयर्स या डिवेंचर हैं जिनमें पैसा लगाने पर आपको डिडक्शन मिलती है, अलाउड होता है 80C में डिडक्शन मिलना, तो आपको मिल जाएगी। एन्युटी प्लान है LIC के, उस पर भी आपको 80C में डिडक्शन मिलती है। पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड के, UTI के, उस पर भी आपको डिडक्शन मिलती है। FD है 5 साल की, उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगी। बैंक्स में अगर आप जमा कराएंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हम इनकम टैक्स में 80C में डिडक्शन चाहते हैं, तो ये पैसा लॉक हो जाता है, अब पैसा निकाल नहीं पाते। नाबार्ड के बॉन्ड है, आप उसे खरीद सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम है, सेविंग स्कीम, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी 5 साल का टाइम पीरियड है, जैसे बैंक्स में है 5 साल की FD, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी
आप पैसा जमा करा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डालने पर डिडक्शन मिलती है गर्ल चाइल्ड के लिए। तो डिडक्शन मिलेगी जो नाम है, आपने नाम अपना लिया है, बच्चे का लिया है या लीगल गार्जियन है, तो टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। एक तो यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, एग्जम्प्ट होगा, और जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट होने वाला है। कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, तो इंडिविजुअल बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC डी, जहां पर लॉकिंग पीरियड 3 साल का है और नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो भी अमाउंट यहाँ पर एलिजिबल हो जाती है। इसके अलावा टाइम टू टाइम अगर कोई और भी वैल्यू है जो इंक्लूड होगी इसके अंदर, वो भी आ जाएगी। इन सारी जो लिस्ट हमने पढ़ी टी तक, इन सब लिस्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया आपने उन सबका टोटल किया जाएगा और 1,50,000 whichever is less आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये सब आपके हमने क्वेश्चंस किए थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80CCC की। तो सेक्शन 80C जहां पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट हैं वेरियस सिचुएशन में, ये कहता है कि आपको डिडक्शन मिलेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स। कुछ पेंशन फंड्स हैं उसमें पैसा जमा कराने पर आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन यहाँ ये दिक्कत है कि ये डिडक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट में ही आती है। इसका मतलब अगर 80C में ऑलरेडी 1.5 लाख हो चुके हैं 1,50,000, तो यहाँ पर बेनिफिट आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC का नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर पूरा 1.5 लाख रुपया हो गया तो फिर आपको 80C में किसी और अलग का आपकी मर्जी है, आप 80C वाली डिडक्शन ले या ये ले, लेकिन 80C और 80CCC इवन आगे हम पढ़ेंगे 80CCD1, इन तीनों को मिलाकर जो है 1,50,000 की लिमिट होती है। ये मैंने एग्जांपल में जैसे बताया, मान लिया यहाँ 10,000 है, यहाँ 80 है, तो 90 मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा। तो इंडिविजुअल हो जिसने एन्युटी प्लान LIC का या और किसी इंश्योरर का लिया है, पेंशन हो, फंड सेटअप है LIC या किसी और का। अब हमारा एक पेंशन फंड वहां पर भी था 80C में, तो अगर वहां डिडक्शन मिली है तो वो अगेन डिडक्शन 80CCC में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पेमेंट का डिडक्शन एक जगह ही आपको मिलता है। Where the amount paid to deposited has been taken into account for the purpose of section 80C, तो यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ पर ये बात लिखी भी हुई है। डिडक्शन 1.5 लाख हो सकती है मैक्सिमम, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आती है 80CCD। ये है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 80CCC में पेंशन स्कीम थी लेकिन LIC और अदर थी, 80CCD में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है स्कीम, तो यहाँ पर मैंडेटरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं 1/1/2004 के बाद, उन्हें अपनी सैलरी का 10% हर महीना इस पेंशन फंड में पैसा जमा कराना होता है और गवर्नमेंट भी सेम अमाउंट जमा कराती है। तो ये इस बात का ध्यान रखिए। डिडक्शन प्रोवाइड 80CCD provide deduction in respect of contribution made to pension scheme notified by the central government। तो इन्होंने क्या करा, CCD1 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया अटल पेंशन योजना एज ए पेंशन स्कीम, और यहाँ पर आप जो भी पैसा जमा कराएंगे वो डिडक्शन मिल जाएगी 80CCD में। अब लिमिटेशन क्या है इसके लिए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो 80CCD1 क्या कहता है, 80CCD1 कहता है कि डिडक्शन आपको मिलेगी अगर आप एम्प्लॉय हैं 10% ऑफ सैलरी ज्यादा से ज्यादा।
क्योंकि बोला गया था 10% ऑफ सैलरी वो जमा करा सकता है। 10% ऑफ सैलरी मैक्सिमम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1। ये सेक्शन भी आपको याद रखना पड़ेगा, इवन सब सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा। CCD1 याद रखना पड़ेगा क्योंकि CCD2 भी है। द डिडक्शन इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उसको 20% मिल सकता है ग्रॉस टोटल इनकम का। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको ग्रॉस टोटल इनकम का 20% तक मिल सकता है, और जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी का 10% तक मिल सकता है। तो एलिजिबल असेसी कौन है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या कोई और एम्प्लॉय भी हैं उन्हें भी मिल सकता है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय हैं तो 10% ऑफ सैलरी का मिलेगा, और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो 20% GTI का मिलेगा। और स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। CCD1B एक अलग सेक्शन है जो कहता है कि आपको 50,000 रुपए तक की अलग से छूट मिल सकती है। 50,000 की अलग से छूट मिलेगी अगर आप कुछ अलग स्पेशल फंड में पैसा जमा कराएं। तो whereas the deduction under section 80 CCD1 is subject to overall limit of 1,50,000 under section 80 CCE, मतलब 80 CCE में आपका CCD1 इंक्लूड है। इसका मतलब 80C, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 80C, 80CCC और 80 CCD1, ये तीनों मिलाकर मैक्सिमम 1,50,000 हो सकती है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है सेक्शन 80 CCE। तो 80 CCE सेक्शन कह रहा है कि 80C, 80 CCC और 80 CCD1 मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन 80 CCD1B कह रहा है कि मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की आपको छूट मिल सकती है, और इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई नाता नहीं है। तो आप 50,000 रुपए की छूट हर साल अलग से ले सकते हैं। क्या है इसमें पॉइंट? मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन आपकी 50,000 अलग से हो जाएगी, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 80 CCD1B में आपको अलग से डिडक्शन मिल सकती है 50,000 की। CCD2 में जो एम्प्लॉयर या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है उसका डिडक्शन मिलता है। तो CCD2 है उसमें एम्प्लॉयर का डिडक्शन मिलता है। द एंटायर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। हाउएवर, पहले क्या होगा, जब आप सैलरी की इनकम निकाल रहे होंगे, तो जब आप सैलरी की इनकम निकाल रहे होंगे तो उस समय तो सैलरी की इनकम में टोटल जुड़ जाएगा। जैसे हम बात करते थे ना कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो सारा फ्री हो जाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, वहां पर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% से ज्यादा होता है तो ये ऐड होता है। वो पीएफ के बारे में बात है, यहाँ पेंशन फंड के बारे में बात है। अगर पेंशन फंड दे रही है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो CCD2 में डिडक्शन मिलती है, इस वजह से पहले वो सैलरी की इनकम में टोटल ऐड हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर आप सैलरी की इनकम निकाल रहे हैं और वहां पर कोई एम्प्लॉयर पेंशन फंड में पैसे जमा करा रहा है तो वो आपका पूरा सैलरी की इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन डिडक्शन बाद में मिलेगी 80 CCD2 में, और लेकिन वो होगी ज्यादा 14% इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और 10% इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉय। तो जो 80 CCD2 में आपको डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम क्या होगा? फर्स्ट आप टैक्सेबल इनकम में ऐड करिए और फिर आप लेस कर दीजिए, और इसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। ना ही इसकी 50,000 की लिमिट है, ना 1.5 लाख की है। इसमें तो जितना पैसा एम्प्लॉयर जमा कराया है वो सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो 14% या 10% से ज्यादा ना हो। तो ये थी हमारी बात
अब हमारे पास आता है सेक्शन 80D। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की पॉलिसी लेते हैं और उसके प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 80D में डिडक्शन मिलने वाली है। तो सेक्शन 80D में आपको डिडक्शन मिलेगी जितना भी आप प्रीमियम देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस पर, इंडिविजुअल एचडीएफ को डिडक्शन मिलेगी और आपको कैश पेमेंट करने पे डिडक्शन नहीं मिलेगी अदर देन कैश। मतलब आपको चेक से ऑनलाइन ट्रांसफर यूपीआई करना है, आपको कैश पेमेंट नहीं करनी। अगर आपने कैश पेमेंट कर दी तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये डिडक्शन फैमिली पर मिलती है और फैमिली में इंडिविजुअल के अलावा उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तो यहां पर लिखा है असेसी को खुद अपनी हेल्थ के प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी, स्पाउस की। चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए। जब हम 80C के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे थे वहां चिल्ड्रन थे, वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। दूसरा, वहां पर जो पेरेंट्स थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स भी है और यहाँ पेरेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों ही टाइप के हैं। तो यहाँ पर फैमिली का दायरा बड़ा है, फैमिली का मीनिंग बड़ा है यहाँ पर। और जो अमाउंट है मैक्सिमम वो 25,000 रुपए पर एनम है असेसी और उसकी फैमिली के लिए, और पेरेंट्स के लिए 25,000 अलग है। तो ये बहुत अच्छी बात है। 50,000 टोटल हो गया, 25,000 असेसी, स्पाउस और उसके चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और पेरेंट्स के लिए अगर पॉलिसी लिए तो 25,000 की लिमिट अलग। एचजीएफ के लिए, फैमिली मेंबर के लिए 25,000 की लिमिट। और एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात कि 50,000 रुपए हो जाएगी लिमिट 25,000 की जगह अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है, अगर वो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर का है, 60 साल या उसके ऊपर का, तो 25,000 की बजाय 50,000 की लिमिट है। क्योंकि जब एज ज्यादा होती है तो इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस वजह से यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा 5,000 रुपए तक का आप टेस्टिंग करा सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है उस तरीके की आप टेस्टिंग करा सकते हैं। तो अगर वो सब कराए, हेल्थ चेकअप के लिए आपने पेमेंट करी है तो आपको 5,000 तक की छूट मिलेगी। बट ये 5,000 की छूट टोटल लिमिट में है। मतलब हमने कहा जो असेसी और उसकी फैमिली है उसका मैक्सिमम 25,000 है, और जो पेरेंट्स हैं उनका मैक्सिमम 25,000 है। सीनियर सिटीजन के केस में वो 50,000 है। अब 5,000 रुपए हेल्थ चेकअप के लिए दिए हैं तो वो भी डिडक्शन अलाउड है, लेकिन वो इस लिमिट के अंदर ही आएगी, इस लिमिट से अलग नहीं। मतलब अगर किसी ने प्रीमियम दिया 15,000 और 5,000 का चेकअप कराया तो उसे 20,000 की लिमिट डिडक्शन पूरी मिल जाएगी, क्योंकि 25,000 की लिमिट के अंदर। लेकिन अगर किसी ने 30,000 का प्रीमियम दिया है, 5,000 कराया 35,000, तो उसको नहीं मिलेगा। अगर वो 25,000 की सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसको केवल 25,000 ही मिलने वाला। इस बात का ध्यान रखिए। 80DD आता है अगर किसी एसएससी का कोई रिलेटिव है और वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में तो डिपेंडेंट अगर फैमिली मेंबर कोई भी होता है, उसकी डिसेबिलिटी के केस में जो उसको मेंटेन कर रहा है इंसान, उसको डिडक्शन मिल जाती है। जैसे मिस्टर ए हैं और उनकी फैमिली में कोई डिसेबल है, और तो इन डिसेबल होने पर दो ऑप्शन है।
पहला, ये डिसेबल अगर खुद अर्निंग करता है तो ये सेक्शन 80U में डिडक्शन ले ले खुद, फिर मिस्टर ए को डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर ये डिडक्शन नहीं लेता है या मिस्टर ए ने डिडक्शन ले ली 80DD में, तो ये जो डिसेबल है इनको 80U में डिडक्शन नहीं मिलेगी। डबल बेनिफिट तो कभी भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो या तो 80DD में डिसेबल की वजह से असेसी डिडक्शन ले, या 80U में डिसेबल खुद डिडक्शन ले। अब यहां पर डिडक्शन के लिए ये देखा गया है डिसेबिलिटी लेवल, अगर डिसेबिलिटी लेवल 40% से कम है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी लेवल 40% या उससे ज्यादा है लेकिन लेस देन 80% है तो उसको 75,000 रुपए हर साल की डिडक्शन मिलेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्चे का इससे कोई लेना देना नहीं है। 50,000 की फ्लैट डिडक्शन है, और अगर 80% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो सीधा फ्लैट डिडक्शन 1,25,000 की है, कोई इसमें खर्चे को नहीं देखा जाएगा। डिपेंडेंट कौन हो सकता है? तो डिपेंडेंट का मतलब है कि स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो यहाँ पर एक ब्रदर एंड सिस्टर और एक्स्ट्रा आए हैं, और बाकी डिपेंडेंट तो सभी हैं, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा बहुत खुद का अर्निंग कर सकते हैं लेकिन बट डिपेंडेंट है असेसी पर ही। तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। DD सेक्शन कहता है कि अगर आप स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज कराते हैं, भगवान ना करे किसी को कोई बीमारी हो गई जो गंभीर बीमारी है जिसके इलाज में ज्यादा खर्चा आता है, तो ऐसी बीमारियों की एक लिस्ट बता रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो उस लिस्ट के हिसाब से अगर उस बीमारी का इलाज कराते हैं तो फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ₹40,000 इन केस ऑफ नॉर्मल, मतलब अदर देन सीनियर सिटीजन। और अगर सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 1,00,000 रुपए तक की चली जाती है। तो 1,00,000 रुपए तक की अमाउंट पर आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 80DD से डिफरेंट है। 80DD में हम एक्सपेंडिचर को चेक नहीं करते थे, 80DD में हम सीधा 75,000 या 1,25,000 की डिडक्शन देते। DD में हम इन एक्सपेंसेस को, उनके एक्चुअल एक्सपेंसेस को 40,000 या 1,00,000 से कंपेयर करेंगे, और जो भी कम होगा वो डिडक्शन हम उनको देंगे। अब आता है सेक्शन 80E, ई फॉर एजुकेशन। तो अगर एजुकेशन लोन लिया है तो ऐसी सिचुएशन में डिडक्शन मिलती है, लेकिन डिडक्शन लिया हो स्टडी के लिए और स्टडी 12th के बाद की हो, और लोन लिया जा सकता है रिलेटिव्स के लिए या अपने लिए। रिलेटिव का मतलब है यहाँ पर स्पाउस, चिल्ड्रन, केवल स्पाउस और चिल्ड्रन, और डिडक्शन मिलेगी केवल और केवल इंटरेस्ट की अमाउंट पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया हो, और लोन की डिडक्शन मतलब इंटरेस्ट जिस साल आप पहली बार इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे उस साल से लेके 8 साल तक आपको लगातार आपको डिडक्शन मिलेगी। पहली बार जिस साल पहली बार आपने लोन की रीपेमेंट करना है, क्योंकि एजुकेशन लोन में क्या रहता है, इसकी रीपेमेंट तब स्टार्ट होती है जब आप अर्निंग करना शुरू करते हैं। तो अगर जिस साल आप अर्निंग करना शुरू करेंगे उस साल से आपके लिए टैक्सेबल होना शुरू होगा, तो 8 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगी, और टोटल इंटरेस्ट जितना भी दिया है आपने हर साल सारी मिलेगी विदाउट एनी लिमिट। DE आता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्वायरिंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी।
The deduction shall be allowed to an individual only who may be resident or non-resident. Deduction shall be allowed for the amount of interest payable on loan taken by individual from financial institution for the purpose of acquisition of residential house which is self-occupied, provided certain conditions are satisfied. लोन सैंक्शन हुआ हो 2016-17 के बीच में, अमाउंट लोन की 35 लाख से ज्यादा ना हो, घर की कीमत 50 लाख से ज्यादा ना हो, एम्प्लॉय ये जो असेसी है उसके पास कोई भी घर ना हो, और इस सेक्शन में डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 है। और ये सेक्शन में जो 50,000 की डिडक्शन है यह सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के 2 लाख से अलग है। आपको याद हो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है 30,000 या 2 लाख। तो वहां पर कुछ कंडीशंस थी, वहां पर कंडीशन सेटिस्फाई करने पर आपको डिडक्शन मिल सकती थी। तो यहां पर ये लिखा है कि उसके अलावा ये डिडक्शन अलग है। EE यहां पर भी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन याद करिए अभी अभी हमने जो देखा था वहां 2016-17 वाला ही हाउस प्रॉपर्टी वहां पर आ रहा था। तो ये दोबारा से आया 2019 से 22 तक के बीच में। यहाँ पर लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई। घर की कीमत 50 लाख से कम करके 45 लाख कर दी गई, और लोन की लिमिट जो पहले थी वो यहाँ पर खत्म कर दी गई। इसका अंदर लोन कितने का है उससे कोई लेना देना नहीं है। घर 45 लाख से ज्यादा ना हो और मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1,50,000 की मिलेगी। तो दोनों सेक्शन के बीच में फर्क क्या है? एक जो सेक्शन असेसमेंट ये 17-18 का है, एक 20-21 का है, ठीक है, और फिर आगे 22-23 का भी है। तो इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलती है 80 EE मिल रहा है तो EE नहीं मिलेगा क्योंकि डेट ही अलग अलग है दोनों की ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो, लोन की अमाउंट EE में नहीं है डिफाइंड, यहाँ पर 35 लाख है। घर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू घर की 50 लाख से ज्यादा ना हो या 45 लाख, और अमाउंट ऑफ लिमिट ऑफ डिडक्शन इज 50 and 150। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए तो आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है, प्रोवाइडेड आपने 1/4/2019 से 31 मार्च 23 तक व्हीकल लिया हो। 80G की डिडक्शन आती है विच इज डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन। डोनेशन देने पर आपको डिडक्शन मिलती है, और इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप की डोनेशन होती है। ए कैटेगरी जहां पर 100% डिडक्शन मिलती है, बी कैटेगरी जहां पर आपको 50% डिडक्शन मिलती है बट कोई भी लिमिट नहीं है, सी और डी में, सी में 100%, डी में 50%, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। तो डोनेशन आपका पैसे में होना चाहिए। डोनेशन आपको 2,000 से ज्यादा अगर आपने कैश में दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन या चेक के थ्रू ही देना पड़ेगा, मतलब बैंक के थ्रू। कैश में 2,000 से ज्यादा होने पर आपको 80G में डिडक्शन नहीं मिलेगी। डोनेशन काइंड में है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, और आपको प्रूफ देना पड़ेगा ITR में कि आपने डिडक्शन दी है। एक कैटेगरी में हमारे पास आता है 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट, जहां पर कोई नेशनल नाम आ जाए, प्राइम मिनिस्टर का नाम आ जाए, कंट्री का नाम आ जाए, नेशनल नाम आ जाए, ठीक है, किसी स्टेट का नाम आ जाए, चीफ मिनिस्टर का नाम आ जाए, जिला साक्षरता समिति है इसमें एक अलग से है, नेशनल नाम आ जाए, स्टेट नाम आ जाए, ठीक है ना, इंडिया का नाम आ जाए, स्टेट का नाम, नेशनल, चीफ मिनिस्टर, नेशनल, नेशनल। तो इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 2-4 पॉइंट है वो याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिस्ट लिखने को नहीं आएगी,
आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको डिडक्शन मिलेगी या नहीं। 99% केस में क्वेश्चन में लिखा है तो डिडक्शन तो मिलेगी, तो वो आपको पहचानना है। ए कैटेगरी में 100% डिडक्शन अमाउंट की, जो 100% डोनेशन है उसका डिडक्शन मिल जाएगा आपको विदाउट एनी लिमिट। अगेन नेशनल स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा भी है हमारे पास। तो ए कैटेगरी में अब सब ये आ गए। बी कैटेगरी में जो भी आप डोनेट करेंगे उसका 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। अब तो सवाल ही उठता है कि आप बी कैटेगरी में क्यों डोनेट करेंगे। अगर आपकी डोनेशन करने की इच्छा है, अगर आपकी डोनेशन करने की इच्छा है तो आप ए कैटेगरी में ही तो डोनेट करोगे। जितना भी डोनेशन दिया उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगी और पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो बी कैटेगरी फैमिली को बिलोंग करती है, एक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और एक प्राइम मिनिस्टर ड्रॉ रिलीफ फंड है। तो इन चारों फंड में आपको पैसे जमा कराने पर 50% की छूट मिलेगी विदाउट एनी लिमिट। मतलब आपने 5 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया तो 2.5 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी इनकम भी इतनी हो। इनकम ही नहीं है फिर तो ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी ना आपको। सी कैटेगरी में आपको 100% डिडक्शन मिलती है और लिमिट है, लेकिन इसकी अनलिमिटेड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, एक लिमिट ही है जो डिडक्शन मिलेगी। यहाँ जो पैसा आपने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए पैसा दिया है गवर्नमेंट को, या कंपनी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या किसी और नोटिफाइड स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए आपने किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया है, तो 100% ऑफ डोनेशन डिडक्शन मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है वो अभी हम देख लेंगे। इसके अलावा डी कैटेगरी है जहां पर आप जितना भी डोनेशन करेंगे उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो भी एक लिमिट है, लिमिट तक ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या एलिजिबल पेमेंट्स है, चैरिटेबल पर्पस के लिए आप पेमेंट करते हैं, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए भी करते हैं, या कोई हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीज के लिए, रिपेयर इनोवेशन के लिए आप डोनेट करते हैं, तो 50% आपको लिस्ट का मिलता है। अब हम लिमिट का 50% मिलता है। अब हम ये बात करते हैं कि लिमिट है क्या। सबसे पहले तो कैटेगरी ए में 100% बिना किसी लिमिट के हैं, कैटेगरी बी में 50% बिना लिमिट के डिडक्शन मिलती है आपको। सी और डी के लिए जो लिमिट है वो कंबाइन है, मतलब सी के लिए अलग लिमिट नहीं होगी, डी के लिए अलग लिमिट नहीं होगी, सी और डी को कंबाइन किया जाए। एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का 10%। अब ये एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम क्या है, ग्रोस टोटल इनकम में से वो तीनों कैपिटल गेन के सेक्शन हटा दो जिस पर लिखा था कि डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन वहां याद रखिए वहां ये लिखा था कैजुअल इनकम पर भी डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन वो यहां पर नहीं हटाई गई। तो यहां पर केवल कैपिटल गेन हटाया गया है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A, याद रखिएगा। इसके अलावा सारी की सारी डिडक्शन 80G को छोड़कर जितनी भी डिडक्शन है, चाहे इससे पहले हमने डिस्कस करी या इसके बाद डिस्कस करेंगे, वो सारी भी लेस करनी है। और वो सब लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसे बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका 10% आपको अलाउ होगा। तो मैंने एक इमेजिनरी फिगर से आपको ये समझाया था जब मैं पढ़ा रहा था, दोबारा बता देता हूँ। मान लिया आपने डोनेशन दिया सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में, सी में 50,000, डी में 40,000। आपने डोनेशन दिया तो ये 90,000 हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम आपकी 7 लाख आई, तो उसका 10% 70,000, तो मतलब 70,000 ही डोनेशन हो सकता है। तो 70 या 90 जो भी कम हो, तो 70 आपका डोनेशन माना गया। अब सवाल ये होता है 70 है, लेकिन आपने एक्चुअल में तो जो पेमेंट करा है वो 90 किया है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जी 70 ही मिलेगा। तो अब हम 70 में पहले कौन सी डिडक्शन ले, हमें पता है सी कैटेगरी में 100% डिडक्शन मिलती है, डी में हमें 50% मिलती है। तो पहले हम कहेंगे भैया हमने 70 में से पूरा का पूरा सी के लिए दिया है,
तो ये सी कैटेगरी में 100% डिडक्शन मिल गई, और डी कैटेगरी में जो आया 20,000 बचा हुआ, 70 में से 50 यहाँ आ गया तो बचा कितना, 20,000। 20,000 का 50% छूट मिलेगी 10,000, तो टोटल छूट 60,000। तो ऐसे ये लिमिट काम करती है। आपको याद रखना है कौन सा डोनेशन कौन से सेक्शन में कौन सी पॉइंट में ABCD में से किस में जाता है। इसके बाद आता है एक 88GG। सपोज आपने रेंट की पेमेंट करी, और रेंट की पेमेंट करते हैं, और अगर आप एम्प्लॉई हैं, सैलरी इनकम है, और आपको HRA मिलता है, तो HRA मिलने पर आपको डिडक्शन मिलती है HRA की सैलरी की इनकम में। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है और आप रेंट देते हैं, तो आप कह सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉय को तो मिल रही है डिडक्शन, मुझे नहीं मिल रही। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपको, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या आप अगर एम्प्लॉय है और आपको HRA नहीं मिलता, तो भी यहाँ छूट मिल सकती है। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो भी यहाँ छूट मिल सकती है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हैं और HRA मिलता है तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये डिडक्शन में क्या लिखा है कि आपको जो डिडक्शन मिलेगी, HRA में था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, यहाँ है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम वही है जो अभी अभी हमने 80G में सीखी थी, विद वन डिफरेंस। क्या यहाँ तक सेम था, 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 बस जो फर्क आया वो यहाँ आया कि हमें सारी डिडक्शन लेस करनी है 80C से 80U, लेकिन 80GG की डिडक्शन नहीं है। वहां पर लिखा था 80G को छोड़कर सब लेस करनी है, यहाँ लिखा है 80GG को छोड़कर सब, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। दूसरा है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। HRA में जब हम पढ़ते थे 40 और 50% था, यहाँ 25% है, और वहां पर एक्चुअल रिसीव था, यहाँ पर 5,000 रुपए पर मंथ। तो 5,000 रुपए पर मंथ मतलब 60,000 रुपए साल के मैक्सिमम आपको यहाँ डिडक्शन मिल सकती है। 25% ग्रोस एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम और रेंट पेड माइनस 10%। ये 3 पॉइंट निकालेंगे, जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। GA डोनेशन, ये मैंने PGPP में भी बताया था आपको कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च या डोनेशन करते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, और आपके पास PGPP की इनकम नहीं है, आपके पास बिजनेस की इनकम नहीं है, अगर आपके पास बिजनेस की इनकम नहीं है और आप डोनेशन दे रहे हैं, तो छूट मिलनी चाहिए 100%, क्योंकि आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा करने पर PGPP में 100% खर्चा अलाउड होता है। तो यहाँ लिखा डोनेशन करने पर आपको अलाउड होगा, लेकिन आपको 10,000 से ज्यादा की डोनेशन कैश में नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखिए। ये भी मैंने पढ़ाया था GG। ये है पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप पेमेंट करते हैं, डोनेशन देते हैं, किसी भी तरीके से पेमेंट करते हैं, लेकिन इंडियन कंपनी को ही मिलेगा GG में अनलिमिटेड अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। डोनेशन देने पर पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी डोनेशन देगी, तो अदर देन कंपनी के लिए सेक्शन अलग बना रखा है 80GG। तो अगर आप अदर असेसी है तो डिडक्शन मिलेगी GTI से सबको, अदर देन कंपनी, लेकिन लोकल अथॉरिटी को नहीं मिलेगी, आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी को नहीं मिलेगी डिडक्शन, ठीक है। और याद रखिए जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं उस पर 100% की छूट आपको मिलेगी। क्यों भी रॉयल्टी इनकम मिलती है, तो इसके लिए हमने शुरू में पढ़ा था कि आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी ड्यू डेट से पहले। तो ये बुक के लिए है, टेक्स्ट बुक के लिए है, अदर देन टेक्स्ट बुक जो स्कूल वगैरह में बुक्स होती है उनके अलावा और ऑथर को डिडक्शन मिलती है रॉयल्टी इनकम की। तो ये बुक लिटरेचर से रिलेटेड हो सकती है, आर्ट से रिलेटेड, साइंस फिक्शन से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन स्कूल गाइड, कमर्शियल न्यूज़पेपर, जर्नल, पैम्फलेट या अदर पब्लिकेशन सिमिलर नेचर का है
वहां पर आपको कोई रॉयल्टी इनकम है टेक्स्ट बुक पर, तो उस पर आपको यहाँ 80 QQB में डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो डिडक्शन होगी उसमें 100% 3 में से कम या 3 लाख या 15% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब वैल्यू है जो बुक, उसका 15% आपको तीनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। ऐसे ही RRB है, ये पेटेंट के रॉयल्टी पर है और पेटेंट रजिस्टर्ड हो 14/2003 या उसके बाद यहाँ पर 100% रॉयल्टी 3 लाख या जो भी अमाउंट पेनल्टी की रॉयल्टी की फिक्स करी है इंडियन पेटेंट एक्ट ने, वो इसमें आपका हो जाएगा। और ये बात पहले और इसमें दोनों में ध्यान रखनी है कि रॉयल्टी इनकम अगर इंडिया के बाहर से मिली है तो आपका जो फॉरेन करेंसी है वो 6 महीने के अंदर अंदर आ जानी चाहिए प्रीवियस ईयर के एंड होने के बाद। अगर नहीं आई तो डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। AA अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको 10,000 रुपए तक का सालाना ब्याज माफ हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और अगर सीनियर सिटीजन है तो ये 10,000 से बढ़ के 50,000 हो जाता है। और पिछली बार केवल इंटरेस्ट था सेविंग अकाउंट पर, इस बार इंटरेस्ट FD और सेविंग मिलाकर, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं सीनियर सिटीजन होते हैं वो FD वगैरह ज्यादा कराते हैं, तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन FD मिलेगा 80TTB में। लेकिन 80TTA में केवल और केवल डिडक्शन किस चीज की थी, इंटरेस्ट ऑन टोटल यहाँ पर है डिडक्शन रेस्पेक्ट टू अदर देन सीनियर सिटीजन, और यहाँ था टोटल इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट विद ए बैंक। तो हमें बैंक ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है उस पर छूट मिलती, जबकि यहाँ पर सेविंग अकाउंट के साथ साथ अदर इंटरेस्ट की भी छूट मिलती है, FD वगैरह की भी छूट मिलती है। 80U इज सेम एज 80DD, डिसेबल डिपेंडेंट था, वहां पर भी जो था सारा सेम लिखा हुआ है, सब कुछ सेम है। लेस देन 40% पर नहीं है, मोर देन या इक्वल टू 40 पर लेस देन 80 पे 75,000 फ्लैट, और 80 के इक्वल या उससे बड़ा है तो 1,25,000 फ्लैट। AA ये कंपनीज को ही डिडक्शन मिलती है न्यू एम्प्लॉय रखने पर 30% ऑफ द एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू न्यू एम्प्लॉयज, आपको डिडक्शन मिलती है। हमें पिछले 3 साल का एवरेज अमाउंट देखना होता है, उससे कंपेयर करते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आपने जमा कराया है उस पर आपको पेमेंट किया है अपने एम्प्लॉयज को, उस पर आपको डिडक्शन मिल जाती है। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, केवल कंपनी को ही डिडक्शन मिलती है। इसके बाद में मैंने एक आपको शॉर्ट में सारे सेक्शन दे रखे हैं जो आप आराम से देख सकते हैं। तो ये था डिडक्शन का चैप्टर, काफी सारी डिडक्शंस हैं, इन सबको आप याद रखिए ताकि आप कोई भी असेसमेंट का क्वेश्चन करें तो उसमें सारी डिडक्शन आप एकदम से डिडक्शन